तो चिकनगुनिया अगर है तो मच्छर के पीछे भागने के बजाय मच्छर अंडा डाल के मच्छर बढ़ने की जो जराई है, जो रुका हुआ पानी हो या गंदा तो अपने आप खत्म। ये क्यों नहीं सोचते इंसान, 2-3 बार हमको मार पड़ी फिर भी होश में क्यों नहीं आते? अगर आपको इतनी छोटी सी खुरदबीनी वायरस को डिफाइन नहीं कर पा, आपको हैंडल नहीं कर पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग मोड पे, अलग अलग मौसम में, अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग स्ट्रेन, अलग अलग जगह पे अगर आ रहा तो हम लोग कब तक इतने इसके पीछे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली इसके ऊपर कितना आप पीछे पड़ोगे? तो इसकी जगह याद रखो, घर में अगर सपोज बाजू में है, अड़ोस पड़ोस में अगर कोविड है, कोविड वायरस है, अपनी अपनी माकूल और मशरूब, अपनी हरकत, अपने हरकत सुकूनी बदन, अपनी नफ्सियाती हालत, अपनी इस्तिफराग और इतिबास, अपनी नौम और यकसा के ऊपर क्यों नहीं इंसान ध्यान नहीं देते, बजाय वायरस के पीछे? ये है रियल हकीकत। क्योंकि ये चीज हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज याद रखने का, कभी कभी क्या होते, टारगेट सेल कहाँ आपने क्या गिराया इसके ऊपर डिपेंड है। कभी कभी सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का मालूमात होना चाहिए। ये सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, वो ऑब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर मुतासिर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो अब्दुल्ला स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोल दीजिए। जी जी जी, तो हम आज सर उम्मीद है ईद के बाद ये हमारी एकेडमी का पहला लेक्चर है। और सर अब ये हमारी एकेडमी का ये पहला लेक्चर है और आप ये समझ लीजिए कि हमारी जितने भी अभी मेंबर्स तशरीफ़ लाए हैं, थोड़ा सा टाइम आपका एक्स्ट्रा लिया जाएगा, लेकिन हम एक इसके नोट्स तैयार ज़रूर रखें और अपनी क्लिनिक पर जितने क्वेश्चन आपके होते हैं और जितने पेशेंट आते हैं उनके रिकॉर्ड और जो मेडिसिन आप दे रहे हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करके सर के पर्सनल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं एकेडमी में, आप अपनी बायोडाटा पीडीएफ बनाकर अपने पास सेफ रखें, क्योंकि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं पेशेंट के। जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सर के लेक्चर भी आपके पास जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो राइट डाउन होने चाहिए। कभी कभी अगर कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती तो आप अपने लेक्चर को ज़रूर सेफ रखिए और सर के पर्सनल नंबर पर जो रिसर्च है, अभी हमें इजी नफ्स और हर्मसलीम का इस पूरे सर कोविड में हमारे पास 4 से 5 हज़ार सिरप निकले और सबका अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन लेवल सर नहीं गिरा। ये रिसर्च है हर्मसलीन की सर, ये बहुत बड़ी एक रिसर्च हर्मसलीन के अकॉर्डिंग आई है। इसी तरह हम सभी डॉक्टर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी रिसर्च को ज़रूर रखें, क्योंकि ये रिसर्च टाइम हमारा चल रहा है। शुक्रिया सर, वेलकम करते हैं हम अपने सर का। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक फिक्स किया, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन यूनानी के जरिए हाउ टू मैनेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर का मतलब, हम लोग जो डॉक्टर होने की वजह से या हमको मालूम होता है इस फील्ड में कितनी तकलीफ है और ये फील्ड है क्या चीज। आज आप जानते होंगे कि जितने भी आज दवा के ट्रीटमेंट में या मॉडर्न मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट किस मोड पे आके रुका है। मॉडर्न मेडिसिन को आज जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन, जो किसको कहते हैं हाईली साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड, एक्यूरेट, मोर एडवांस्ड साइंस अपने आप को मानते थे,
वो साइंस आज या उस सिस्टम को आज एक शक के नजर से देखने लगे जब से कोविड आया। अब इस कोविड के बाद में तिब को, ये सब तिब को पब्लिक एक शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। और इसमें खास बात ये है कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पूरी ग्लोबली एक 45% एक्सेप्टेंस बढ़ गया, क्योंकि स्टैटिस्टिक बताता है कि तकरीबन 25-30% फाइनेंशियल मतलब ग्रोथ हुआ है ग्लोबली ये मेडिसिन के थ्रू, अल्टरनेटिव मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज इको हो रही है। हाँ, वो माइक ऑफ कर लें, बाकी माइक ऑफ नहीं है किसी का। तो क्या हुआ, इस चीज को अगर ध्यान रखो, अभी वक्त एकदम सही है हमारे सिस्टम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए। दुनिया क्या करता है, इसकी वजह क्या है, इस बीमारी की वजह ये है और उसकी वजह ये है और उसकी वजह ये है और इसकी वजह ये है और उसकी वजह ये बोल बोल के समझो 10-20 कदम होने के लास्ट जहां आंसर की जगह जब पहुंचते हैं, लेकिन तमाम वजह की वजह नहीं मालूम। मतलब ये इस वजह से, ये इस वजह से, ये इस वजह से, आखिर रिपोर्ट क्या लिखता है मालूम, ये किस वजह से है ये हमको नहीं मालूम। ये हर बीमारी के ताल्लुक से आजकल के एक नजरिया है, ये इस वजह से, ये इस वजह से, इस वजह से ये हो रहा है, बॉडी में इस बढ़ गया, इसके वजह से ये बढ़ हो गया, उस बढ़ने से ये हुआ, उसके वजह से आपको ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ, लास्ट में लिखते ये सब क्यों हुआ वो अभी तक मालूम नहीं। ये पूरी दुनिया में मेडिकल फील्ड का हिस्ट्री है। इसीलिए आज आप देखते होंगे पूरी मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल करने वाला एक वर्ड है एलर्जी, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। जब हमारे बचपन में आज से 25-50 साल पहले, 25 साल पहले बोले तो आप लोग समझेंगे मैं अभी 25 साल का हूं, तकरीबन 50 साल पहले जो वर्ड एलर्जी बहुत ही कम जगह पे इस्तेमाल करते थे। कहाँ मालूम, सिस्टर ने इंजेक्शन चेंज करके लगाया या दूसरी दवा के जगह कुछ अलग दे दिया, ये उल्टा सीधा खाया या कोई डोज एक्स्ट्रा हो गया, इनको एलर्जी हो गया। आज सिर्फ डॉक्टर नहीं, मरीज भी अपने आप को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नाम रखता है एलर्जी। अगर आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी कोई भी बीमारी, सांस में तकलीफ हो या खांसी हो, उसको चेक करके दुनिया भर की चीज की एलर्जी निकालेंगे। घर पे जितनी डस्ट है, बाहर कितनी डस्ट है, सब चीज की नाम लिख के बोलेंगे सब चीज से आपको एलर्जी है। अगर आप छींक रहे हैं तो डॉक्टर बोलेंगे वो एलर्जी है। आपको सांस में तकलीफ हो रही है तो एलर्जी है। आपकी बदन कुजार है स्किन में अंदर तो भी डॉक्टर बोलेंगे आपको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। यानी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके आप, डॉक्टर साहब मेरी सोरियासिस, मेरी एक्सिमा, मेरी डैंड्रफ, मेरी फलाने फलाने डिसीज में इतने साल से आपके पास आ रहे, आप तो बड़ा माने जाने स्किन स्पेशलिस्ट है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, बोलेंगे एलर्जी। कोई खाने पीने के बाद में आपके बॉडी पे अगर कुछ दाने निकल गया तो बोलेंगे क्या है, ये आपका एलर्जिक फूड एलर्जी है, ये आपका फूड एलर्जी है। तो आफ्टर ऑल है क्या चीज, पूरी मॉडर्न मेडिसिन में मैं समझता हूँ 3 या 4 टर्मिनोलॉजी, यानी कि एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज, या समझो हड्डी की कुछ डीजनरेटिव चेंजेस, ये 3-4 वर्ड से पूरी की पूरी तिप की जो सबब है, या किसी ने अगर पूछ ले मेरा बीमारी क्यों अच्छा नहीं, तो आफ्टर ऑल है क्या चीज वर्ड, हम थोड़ा सा उसको वजाहत करेंगे मॉडर्न के एस्पेक्ट से।
1 minute, 1 minute. सॉरी। तो ये जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन क्या है एक्चुअली, बेसिकली मॉडर्न के हिसाब से दुनिया में बहुत लोग परेशान है। ये जो एलर्जी जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं हिस्टामिन जो है बॉडी के अंदर, हिस्टामिन इंटॉलरेंस की वजह से होता है। ये हिस्टामिन इंसान के लिए या बदन के लिए जरूरी भी है। अगर ज्यादा हो गया तो भी हिस्टामिन से इश्यूज होते, कम होने से भी हिस्टामिन से इश्यूज। व्हाट इज हिस्टामिन एक्चुअली? हिस्टामिन बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो, और हिस्टामिन से बनता है, बॉडी में भी बनता है और बाहर से भी हिस्टामिन अंदर चले जाते हैं। बॉडी में एक्चुअली ये मास्ट सेल है। मास्ट सेल जो व्हाइट ब्लड सेल की जो यूनिट में आते हैं, मास्ट सेल से रिलीज होते हैं हिस्टामिन। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन इसको कहते हैं कि मास्ट सेल एक्टिवेटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। मास्ट सेल एक्टिवेट होने से हिस्टामिन प्रोड्यूस, मास्ट सेल एक्टिवेटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, मास्ट सेल एक्टिवेटिंग सिंड्रोम। क्यों सिंड्रोम कहते हैं? इतनी सारी बीमारी इस गुच्छे में आती है। अगर हम लोग की नजरिया इसके ताल्लुक से अगर परफेक्ट हो गया तो मैं समझता हूं हम शहर का माने जाने डॉक्टर बन सकते हैं, हकीम बन सकते हैं। तो इस हिस्टामिन से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? इस हिस्टामिन से आदमी को खांसी आता है, एलर्जिक राइनाइटिस आता है, एलर्जिक अस्थमा आता है, अर्टिकेरिया आते हैं, कभी कभी स्किन में ऐसा लिखेगा तो स्किन में निशानी आ जाते हैं, कोई जोर से अगर मार दिया तो लाल हो जाता है, उसको थकान हो जाते हैं, ब्रेन फॉगिंग होता है, माइग्रेन होता है, थकान होता है, कभी बीपी लो होता है, गुस्सा आता है, उसकी इतनी चिड़चिड़ा बिहेवियर आता है, कंफ्यूज स्टेज होता है। आप गिनते जाओ इतनी सारी कंप्लेंट आते, सब हिस्टामिन की वजह से। कभी कभी डॉक्टर उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते। हम लोग सिर्फ एलर्जी जैसे प्रोराइटिस हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, सिर्फ हम उसको जोड़ते हैं एलर्जी से। हिस्टामिन बढ़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसको सिंड्रोम कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा, सब चीज इसमें आते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, नॉट एट्रोपिक, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सब चीज बेसिकली हिस्टामिन की वजह से। हिस्टामिन बढ़ना भी नहीं चाहिए, हिस्टामिन बढ़ना। लेकिन हिस्टामिन की जरूरत क्यों पड़ रहा है इंसान? हिस्टामिन अगर मॉडर्न के हिसाब से कहते हैं इम्यूनिटी को, यानी इम्यूनिटी यानी हमारे बाहर से बदन के अंदर या बॉडी के अंदर एक्सटर्नली कोई अजियत, कोई तकलीफ है, तो उसको फर्स्ट डील करने में, यू कैन से द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म है हिस्टामिन की एक्टिविटी या एक्टिवेशन। जैसे जंग चल रहा है, ये जो रॉकेट छोड़ता है या कोई भी चीज करता है, स्टार्टिंग में जो चीज इस्तेमाल करता है, वो जो स्टार्टिंग डिफेंसिव द लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का फर्स्ट लाइन है हिस्टामिन एक्टिव होना। वो हिस्टामिन एक्टिव होने की वजह से, वो हिस्टामिन का एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी के हिसाब से जो वो हिस्टामिन बढ़ता है तो बॉडी के अंदर तकलीफ होता है। मिसाल के तौर पे हिस्टामिन बढ़ने से ब्लड थिन हो जाता है। हिस्टामिन मास सेल से अगर हिस्टामिन रिलीज हो गई इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, मास सेल रिलीज होने की वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है कैपिलरी की, इसलिए रेडनेस, एडिमा, स्वेलिंग, इचिंग, हीट, पेन सब उस जगह पे बढ़ जाते हैं। दैट इज अ साइन एंड सिम्पटम ऑफ हाइपर हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन अगर एक्टिवेट हो गया उसकी एक वजह है। यानी वो एक इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन ही बेसिकली एक टाइप ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म का एक फर्स्ट स्टेज है। इन्फ्लेमेशन का भी फर्स्ट स्टेज के अंदर पहले हिस्टामिन सेक्रेट होता है। अगर आपकी कोई जगह पे लग भी गया, कहीं टोकर लग गया या कहीं चोट लग गया, तो सबसे पहले उस एरिया में हिस्टामिन रिलीज होता है। उसकी वजह से वहां उसकी कलर, रेडनेस सब चेंजेस होता है।
अब उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम इस हिस्टामिन बढ़ने से होते हैं। यहाँ तक कि ब्रेन के अंदर भी हिस्टामिन को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। अगर हिस्टामिन किसी को कम हो गया तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कभी लेजी, सुस्ती, कुछ करने को मूड नहीं, एकदम ऑपोजिट एक्शन आते हैं हिस्टामिन कम होने से। तो हिस्टामिन की एक्टिविटी या उसको उसको मेंटेन एक इतिदाल में रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टामिन मैनेज। ये हिस्टामिन मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टिडीन से, मतलब एक अमीनो एसिड से ही बनता है वो हिस्टिडीन। कभी कभी अंदरूनी बैक्टीरिया जो है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो बैक्टीरिया के जरिए भी हिस्टिडीन अमीनो एसिड से भी हिस्टामिन कन्वर्ट करते हैं। ये सब एक मॉडर्न की फिलोसफी बात कर रहा हूं मैं आ रहा हूं अपने सिस्टम के ऊपर। अब इसकी जो फितरत है, किसकी? हिस्टामिन की फितरत। उस हिस्टामिन की फितरत से हमको बहुत कुछ समझ में आता है यूनानी में ये क्या हो सकता है। उसमें मैं जाने से पहले मॉडर्न एस्पेक्ट आपको थोड़ा सा क्लियर करा, कि मैंने इतना ज्यादा उसको मुझे मालूमात नहीं, लेकिन जो हमने पूरे फार्माकोलॉजी पढ़े थे। अब इस हिस्टामिन को रोकने के लिए हम लोग H1, H2, H3, H4 टाइप एट्रिसिन एक्टिव, जो भी क्लोरोफिनेरामिन मैलेट आता है, एंटीहिस्टामिन एक्टिविटी कम करने की। H2 जो हिस्टामिन की जो हलचल है, जो इंगलाबी कैफियत कम, H2 एंटागोनिस्ट, उसमें अपना सिमेटिडिन, रैंटिडिन, फैमोटिडिन, ये सब ग्रुप की यानी कि एसिड की सेक्रीशन, स्टोमक की सेक्रीशंस को कम करता है, यानी कि इनहिबिट करता है। फिर H3, H4 ये सब बड़े बड़े एक जनरेशन निकलता है। अब आप देखते हैं, आप एंटीहिस्टामिन ज्यादा अगर दे दिया किसी को, अविल 25 यानी क्लोरोफिनेरामिन मैलेट, सेट्रिसिन हो, इसमें एक गुनूदगी, एक लैसिट्यूड, एक लेथार्जिक फील क्यों होते हैं? हमारी हिस्टामिन लेवल अगर कम हो गया, यानी वो भी मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। बड़ा रिसर्च है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि हम लोग जो रेडिएशन, जो मोबाइल हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज इस्तेमाल कर रहे, एसी हो, पंखा हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप, ये सब चीज में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ईएमएफ निकलता है। दैट आल्सो स्टिमुलेट mast cell and that leads into histamine secretions। क्योंकि हिस्टामिन एक जबरदस्त फौज है, हिम्मत रखने वाला फौज। वो फौज इतना अगर उतर गया तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, अपने आका को बचाने के लिए इतनी काम करते, कभी आका खुद तकलीफ में आ जाते। जैसे अभी देखते हैं, अभी खाना खा के आपको हिस्टामिन बढ़ गया तो आपको जबरदस्त आपको ये हो गया, कभी कभी एंजियो न्यूरोटिक एडिमा होके सांस नहीं मिलते, और आखिर आप आईसीयू में पहुंचने के कभी कभी एफकॉर्लिन या स्टीरॉइड से बचता है इंसान, इतनी खतरनाक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। कभी कभी ग्लूटीन, जो गेव के अंदर की या कुछ चीज की जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन से भी हिस्टामिन बढ़ जाता है। हिस्टामिन बोलते नहीं नहीं, सम डेंजर चीज अंदर दाखिल हो गया, बी वेरी केयरफुल बोल के बॉडी को छेड़ता है वो। तो ये नजरिया है मॉडर्न का नजरिया, मास्ट सेल एक्टिवेटिंग सिंड्रोम या डिजीज कहते हैं, हिस्टामिन की खेल। अब ये डिजीज आजकल इतनी कॉमन होने की वजह क्या है? जितने भी आप उठा के देखो, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओ या आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, जो एलर्जी स्पेशलिस्ट बोल के जो बैठते हैं उनके पास ये दो H1, H2 एंटागोनिस्ट के अलावा कोई चीज नहीं है। और वो बीमारी आजकल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर जगह से हमको स्टिमुलेशन आ रहा है, हर जगह पे गैर तबई
वाकियात बॉडी में होने की वजह से बॉडी हमेशा अलर्ट में रहना चाहिए। इसीलिए मॉडर्न की यूनानी की एतबार से स्टेमिन जो रिलीज होने की वजह से या हाइपर स्टेमिन की वजह से जो भी तकलीफ होती है उसको हम सफरावी मर्ज में गिनता है, सफरावी और दमवी में, लेकिन ज्यादातर उसको सफरा में गिनता है। हमारे बॉडी में 4 किस्म की खिल्त है, सफरा, दम, बलगम एंड सौदा। यहां से स्टार्ट करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मट्टी, पानी, हवा एंड आग। जैसे बोलते हैं ना, मतलब एयरफोर्स, नेवी या जमीन पे चलने वाले, मतलब बहुत सारे जंग में 4 ग्रुप रहते हैं, जैसे हमारे अंदर भी 4 ग्रुप है। इसमें कोई भी वाकयात हुआ बॉडी में सबसे पहले सफरा बाहर आता है। इसीलिए जालिनुस ने या बुखरात ने या जालिनुस की किताब में लिखा है, सफरा को कुत्ते से मुशाबियत रखा है। जो पालतू कुत्ता, कुत्ते को हम क्यों पालता है या रखता है, हम सोने के टाइम पे वो झाँक के देखते कोई आए कि कोई पत्ता भी गिरे, कोई चूहा भी आए तो भोग के घर वाले को उठा लेते। कभी वो काटता नहीं, खाली भोगता है वो। वैसे सफरा कभी इतना तकलीफ नहीं देते जितना हम समझता है, लेकिन उससे आदमी डर जाते, परेशान हो जाते। जबरदस्त आटिके रहे, कुजा रहा है, कुजा रहा है, कुजा रहा है। कभी वो आधा घंटे में सबसेड हो जाएंगे, लेकिन हम लोग को डर लगता है, बाबा ये और बढ़ गया तो क्या हो सकता है। आंखें, कभी कभी जबान तक ऐसा मंगोलियन फेस हो जाती है, इतना बढ़ जाता है, अरे बाप रे बाप, ये एलर्जी हो गया। अब वो वर्ड एलर्जी अगर लिख दिया तो हमने क्या समझते, मैं जान लिया, यानी मान लिया, जाना नहीं। हाँ वो तो एलर्जी है, मैं तो डायग्नोसिस कर दी। वो डायग्नोसिस थोड़ी है, वो आपने एक स्टिकर बना के रखी, ये सब चीज का नाम ये है। आपने कुछ जाना ही नहीं, जानेगा तो कभी डरेगा नहीं कोई भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। तुमको मान लिया आग शुरू हुए, हर जगह से आग शुरू हो गया, तो ठीक है, वो आग अगर बढ़ गया तो तकलीफ है। आग की शुरुआत में कोई बच्चे भी आके उसको हाथ से या फूक के उसको क्या कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं। थोड़ा आग अगर पानी ले गई, और ज्यादा आग बढ़ गया तो फायर फोर्स को बुलाना पड़ेगा। कभी कभी फायर फोर्स भी क्या होता है, फेल हो जाते, क्योंकि कभी कभी लोहा भी पिघल जाता है इसमें। तो ये जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, द वर्ड एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से अगर आपको काबू करना सीखा, मैं समझता हूं तुम लोग अच्छे अच्छे जो एनाफ्लैक्टिक शॉक से लेके वैसोवैगल शॉक से लेके जो मरीज को हम आईसीयू में भेजता है, वो मरीज को तुम हैंडल कर सकते, अगर सही वक्त पे तुम्हारे हाथ में अगर आ गया तो, सही वक्त में अगर आ गया तो ये सफरा का एक हलचल है, एक सफरा का एक खेल है। खून को रकीक करना, जलाना, तोड़ना, एलर्जिक अस्थमा, कान कुजा रहा है, नाक कुजा रहा है, सब चीज को कुजा रहा है, गले के अंदर कुजा रहा है, हमने नाम रख दिया, हमने डायग्नोसिस कर दिया वो एलर्जी है। बहुत बड़ा काम कैसे बोलते हैं एलर्जी है। अब मरीज खुद बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी। जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं बीमारी लेके, कभी ये नहीं बोलते मुझे नजला सूखा, बोलते एलर्जी है। जो पेशेंट आते हैं वो, क्योंकि 25 साल से ये डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाके मैं बोला एलर्जी क्या है वो, मुझे नहीं मालूम एलर्जी की, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या। तो बोला छींक के आ रहा, तो मैं सही करके दो, फिर क्या प्रॉब्लम है, कान को जा उस
हो रहे हैं, मतलब गर्मी से सर दुख रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, थकान फील, मतलब आपको सिर्फ ये नहीं कि एलर्जी बोल के एक बॉक्स में बांध के नहीं रखने, बॉक्स के अंदर बहुत सारे अनगिनत इश्यूज है सफरा की वजह से। हम लोग अगर बॉक्स के अंदर रह के सोचेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, एंटीहिस्टामिन। अगर आप बॉक्स के बाहर आके सोचेंगे बॉक्स के अंदर इश्यूज क्यों हो रहे, बॉक्स हिल रहा है, वो उनको नहीं मालूम जिसके बॉक्स के अंदर है। वो खाली बोलती इधर वो चीज गिर रहा है, ये चीज गिर रहा है, ये मेरे ऊपर गिरा, वो उसके ऊपर गिरा। बॉक्स के अंदर एक फिलोसफी, एक साइंस है। तो कभी भी कुछ भी सोचना है, कोई चीज को फाइंड आउट करना है, उस जगह से हट के उस जगह को देखा करो। एक जगह पे एक जगह पे आप रह के आप कोई चीज को जानना चाह रहे हैं, उस जगह पे रह के उस चीज को जानकारी नहीं ले सकते, उस जगह से हट जाओ, फिर दूर से उस जगह को देखो, जैसे आइंस्टीन ने किया। आइंस्टीन दुनिया की चीज को जानने के लिए दुनिया से बाहर रह के ऐसा अज्यूम किया, ऐसा सोच के जो दुनिया के ऊपर देखने लगे, तब ये पुरानी पुरानी जितने भी न्यूटन से लेके गैलीलियो से लेके जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ने यहाँ रह के, उन लोग ने कोई कुछ सोचा नहीं, उन लोग बाहर रह के सब चीज सोचे। अब सफरा अगर आपको हैंडल करना तुमने सीखा, मैं समझता हूं तुम बहुत बड़ा हकीम बन गए। अब हमने बहुत सारे मॉडर्न यूनानी किताब का मतलब, कुछ लोग को यूनानी को मॉडर्न से जोड़ने की कोशिश की है, उसकी वजह से बहुत गड़बड़ करके रखी है कुछ लोग ने। अगर सफरा के बारे में आपको मालूम पड़े, या एक सफरावी मिजाज को क्या क्या हो सकता है, तो आप उनको वो अगर न बताए हुए चीज को भी आप बता सकते हैं, आपको क्या 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 प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको फूड पॉइजनिंग जल्दी हो सकते हैं, आप टिन फूड नहीं खा सकते, आप ये फर्मेंटेड फूड अगर खाएंगे तो आपके अंदर हिस्टिडिन ज्यादा पैदा होंगी और आपको हिस्टामिन ज्यादा सेक्रेट होंगे, हाल इसलिए आपको। तो क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब, मेरे भाई बहन लोग सब खाते हैं, मेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कि उसकी और इनकी मिजाज में फर्क है, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट में फर्क है। ऑब्जेक्ट वो एक ही हो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट है। हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट देखते हैं, कभी दोनों में देखना जरूरी है। आग हर जगह जलता नहीं, पानी को आग जलाता नहीं, पानी को आग से सुकून मिलता है, हवा या कोई दूसरी चीज को आग तकलीफ देता है। इसलिए हर बॉडी में सफरा अलग अलग सिम्टम्स क्रिएट करता है। इसलिए आप देखते भी होंगे जो कोरोना है या जो कोविड जो भी हो, वो अलग अलग आदमी के अलग अलग सिम्टम क्यों जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो टारगेट सेल या सब्जेक्ट अलग अलग है। अब हम लोग जब पढ़ते हैं यूनानी में, अगर हमको सफरावी डिजीज, दम्वी डिजीज, बलगमी डिजीज और सौदावी डिजीज का खाली लिस्ट बना के पढ़ाए होते तो हमारी जहन और ज्यादा बढ़ गई। हमने मॉडर्न के जरिए, मॉडर्न के थ्रू, मॉडर्न को कंपेयर करते हुए अपने आप को बड़ा डॉक्टर साबित करने के लिए, दुनिया के सामने हम भी साइंटिफिक साबित करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी उधार लेके कोशिश करके कंफ्यूज हो गए। हाई फूड विल बी इंक्रीज सफरा, वो आ रहा है डॉक्टर साहब, उसी के करने। अब मैंने बताया सफरा आ गए या हिस्टामिन आ गए, अब वो 4 या 10 15 लोग को निकालो, उसमें सब लोग सफरा नहीं रहते, कुछ लोग सफरा भी रहते, उनकी हर चीज फास्ट रहती है। कि सफरा एक किस्म से एक एनर्जी भी, सफरा इस टाइप ऑफ एनर्जी भी, यानी कि वेरी फास्ट एंड एक्टिव, फास्ट एंड फ्यूरियस बोल सकते सफरा को, वेरी एक्टिव एंड वेरी फास्ट। जितने भी सफरा की जो अलामत को और वाजी पढ़ो ताकि तुमको कुछ अलग अलग चीज आपको मिले। यहां तक के जो कोविड की जो सेकेंड वेव के अंदर जो पहले न्यूमोनिया हुआ, कुछ फाइब्रोसिस हो गया, वो फाइब्रोसिस का भी एक काम करता है। हिस्टामिन, एक्सट्रीम हिस्टामिन बढ़ने से बॉडी के अंदर खुश्की बढ़ जाती है। दैट कैन आल्सो लीड्स इनटू सफरा भी।
और एक्सट्रीम सफरा अगर आंख में जल गया तो सौदा के शक्ल या ब्लैक फंगस कोई भी शक्ल में उसको इख्तियार हो जाते हैं। ये अलग अलग दर्जे है, मैं उसके ऊर जाना नहीं चाह रहे टॉपिक। सफरा, हमारी सफरा के ताल्लुक से मुख्तसर वेरी वेरी लिमिटेड नॉलेज। सफरा याद रखो, आग है, एनर्जी है, ताकत है। सबसे अव्वल सबसे इनिशियल स्टेज में बॉडी में कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन भी अगर हो गया, इवन निमोनिया हो या कुछ भी हो, सबसे पहले हिस्टामिन का रिलीज, हिस्टामिन एक्टिवेट होता है। तो आपको लूज मोशन होता है, हम उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। हम उसको कहते हैं कि बॉडी के हिसाब से क्या है, वो बॉडी ने क्या बोला, तुम एक अनवांटेड चीज खा लिया, मैंने सफरा के जरिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा के, लूज मोशन को बढ़ा के उस चीज को बाहर फेंक दिया। ये बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म। मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मुझे उल्टी हो रहा है, अब बॉडी ने बता रहा है तुम कोई अनवांटेड चीज खाए, वो अंदर जाएंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बहुत सारे कुव्वते क्या नाम उसका, कुव्वत, बहुत सारे कुव्वते, तो वो कुव्वत के जरिए बॉडी में दाखिल हो जाएंगी, फिर आपको तकलीफ होगी, खून में आ जाएंगे, तो फिर दूसरा एंटीजन रिलीज होगी, फिर उसकी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, उसको आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया बाहर। ये एक डिफेंसिव में वो भी सफरा करते हैं। अब घर में सब लोग खाना खाए एक साथ, एक ने उल्टी किया तो हम लोग कभी नहीं बोलेंगे फिर मैंने उल्टी किया, दूसरा कोई उल्टी नहीं किया, क्यों? बाकी या बलगमी हो सकते हैं, दूसरा उसके अंदर दूसरी तदाबीर हो सकती है, उसके बाद ये इतना पॉइजनस इफेक्ट नहीं कर रहा है जितना इसके अंदर स्टेमिन एक्टिव हो। ये जल्दी गुस्सा करने वाला आदमी है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इसी मिजाज की उल्टी हो गया। हम लोग क्यों नहीं गिनते फूड पॉइजनिंग? अगर सबको घर पे से रात में या सुबह डोसा खाया, चटनी खाया, चपाती खाने से अगर उल्टी घर वाला सब कर रहा है तो हम बोलेंगे फूड पॉइजनिंग। ये ऐसा नहीं है, ये बॉडी की टॉलरेंस की बात है। तो सफरा बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म में यूनानी के थ्रू, मैंने बताया, उल्टी कराता है, लूज मोशन, कभी पाल्पिटेशन बढ़ाते कि डरने के टाइम पे पाल्पिटेशन भी सफरा, उसको हमने लिखा है कि खफकाने हार। कुछ लोग को सर दर्द होते हैं स्टेमिन बढ़ने की वजह से, क्यों बोलते हैं इसको? उसको दर्द सर हार कहते हैं हम लोग। हमने सिर्फ वैसे हार रख के, क्या है हार से मुराद? स्टेमिन बढ़ रहे हैं, उसको तुम माइग्रेन बोलो, या कोई हेवी फूड खाया, या चिकन खाया, मटन खाया, या कोई ऐसी चीज जो नॉनवेज ज्यादा खाने से कुछ लोगों को सर दर्द भी होता है, वो भी स्टेमिन बढ़ने से। अब ये सब अलामत, बहुत सारे अलामत है, बहुत सारे अलामत है। अब इस अलामत में हिस्टामिन बढ़ने की वजह क्यों, तो मैंने बताया कोई अनवांटेड चीज अगर दाखिल हो गया तो हिस्टामिन। अब रहा सवाल अनवांटेड चीज में, कभी वांटेड चीज भी आती है, जैसे भी किसी ने सवाल पूछा हिस्टामिन, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन में से हिस्टामिन बढ़ने की सलाहियत ज्यादा है,
एक तो मैंने खुद बोला मास्ट सेल बॉडी में खुद हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है, दूसरी बाहर से भी आता है। अब हमने सफरा के बारे में क्या पढ़ा? सफरा एक ऐसी लतीफ सयाल चीज है, वो सबसे ताकतवर, सबसे लतीफ, सबसे हार खुश आग से मिजाज रखने वाली चीज है। इसकी फायदा क्या है? ये बॉडी को एनर्जेटिक रखता है, ये खून को पतला करने में मदद करता है, ये कुछ चीज को, कुछ ग़िज़ा को जहां बलगम नहीं लेके जा सकते या खिलते दम नहीं लेके जा सकते या सौदा नहीं लेके जा सकते, ऐसी जगह पे सफरा हर जगह घुस सकता है। इसके अंदर कुव्वत नफूज ज्यादा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा, इसीलिए सफरा तज्जिया करते। बेसिकली लिखा है लंग्स, लंग्स की तज्जिया सफरा करता है, याद रखो। इसलिए जितने भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, ये जिसने कोविड से लेके जितने भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, दूसरा कोई उजू में इतना नहीं हुआ जितना सफरा की मैनिफेस्टेशन ट्रकिया, अल्वियोलाई में और ब्रोंगस या अल्वियोलाई में होता है, क्योंकि सफरा वहां बहुत एक्टिव रहता है। वो बाद में एक रिसर्च की जरूरत है, वो कहाँ उसकी ये सब बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ हमने पढ़ा सफरा खून को रकीब करता है, पतला करता है, कभी कभी उसको कातिले किरम व शिकम, यानी कि कभी कभी मैदे में एक्सेसिव बाइल गिर के वहां भी कुछ बैक्टीरिया को डिटॉक्सिफाई करता है। बहुत सारे काम उधर भी करते हैं इंटेस्टाइन में, वो तफसील पढ़ो तुम लोग। अब हमको मालूम है बाहर से अंदर से ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहे सफरा, अंदरूनी तौर पे फैट को एमल्सिफाई करने के। हम लोग मॉडर्न में क्या पढ़ा? सफरा या बाइल फैट को फैट को ग्लोब्यूल्स को तोड़ने के लिए, पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड और मोनो यानी कि अमीनो एसिड की तरफ उसको कन्वर्ट करने के लिए, एमल्सिफाई करने के लिए, दुरदुरा करने के लिए, उसको स्मैश करने के लिए, स्मज करने के लिए सफरा इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी आप एक तेल का एक बड़ा, एक पानी में एक तेल डालो, उसके थोड़ा सा एक सर्कल में ग्लोब्यूल रहते, उसके ऊपर एक सफरा तोड़ के डाल के देखो या सफरा के कतरा डाल के देखो, पूरा तितर पितर हो जाते। कौन सी? ये फैट या ऑयल, इतना एमल्सिफाइंग का काम करते हैं। तो वो तुम डिटेल में पढ़ो, सफरा किसके लिए जरूरत पड़ती है, सफरा कहाँ, अगर आपने ज्यादा उसको रिसर्च किया, आजकल मैं समझता हूँ बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ब्रेन फॉगिंग से लेके पैरालिसिस से लेके ऐसे, या क्या नाम उसका, पार्किंसोनिज्म से लेके बेचैनी से लेके, बहुत सारे डिजीज को आप लोग डायग्नोसिस करके परफेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी रिसेंट एक पेशेंट मेरे पास एडमिट हुआ, वो बहुत बड़ा ज्योतिष का जो मास्टर है, उसकी माँ मेरे पास एडमिट हुआ, दुनिया भर की इलाज किया, तो उसने कोई ज्योतिष के थ्रू मालूम पड़ा कि मेरे पास ये ट्रीटमेंट है। मैंने जैसी मतलब आदमी वैसी बातें करता हूँ मैं बोला तुम बहुत बड़ा उल्टा सीधा ज्योतिष किया, उसको पलट के तुम्हारे ऊपर असर किया, तो वो मेरे ऊपर और भरोसा आ गया। मतलब सिफिली इल्म जानते कि अमलियात का, वो सब मैं जानता कि तुम्हारे वाले भी मुसलमान भी मेरे पास बहुत आते हैं, ये करना वो करना। मैंने उनको बोला कि, तो उसने मेरे पास, उसके माँ के मुंह में कोई पानी नहीं रुक रहा, उल्टी पे उल्टी, पेन पे पेन, पूरी अस्पताल जब जाओ दुनिया भर की चेकअप किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे पास है, मैंने उनको थोड़ा ज्योतिष के हिसाब से मेरे पास जो मालूमात थे वो बोल देता रहे, डॉक्टर साहब परफेक्ट बता रहा, आपने जो भी फल्कियात की बात किया सब 1% है। बाद में मैंने बोला वो सब छोड़ो, तुम एक फल्कियात की माहिर थी इसलिए मैंने बात किया, मैं अभी तिप में बात करता। ये है सफरा, सफरा का छेड़ है। अब क्या करें, दुनिया भर की दवा दे, मैंने पहले दवा देता, नहीं डॉक्टर साहब दवा खाएगा तो उल्टी कर, मेरी बात तो पूरा होने दो। मैंने बोला मैं तुमको काइनिल सिरप देता, एक सिरप है, उसको एडमिट किया कोविड के टाइम पे। मैंने उनको बोला सिर्फ जबान पे रखने का 2 कतरा, पीने का नहीं। थोड़ी देर बाद में एक 2 मिनट 10 मिनट और 2 कतरा डाल दे, मुंह में रखने का ऐसा। सफरा नीचे 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 आके एक दिन में उसकी पूरी की पूरी उल्टी बंद हो गई। अब उल्टी ऐसा है कि डॉक्टर ने आखिर उनको बोल दिया तुम्हारी माँ साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकी को दिखा के उनको सुलाना स्टार्ट किया था। नींद में तो उल्टी नहीं करेंगे।
तो सफरा को मैनेज करने के लिए हमने यूनानी में खाते सफरा या मुअद्दिलाते सफरा या मुअद्दिलाते हरारत या मुसक्किन, 4-5 टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ के रखी, उसमें ज्यादा तफसील नहीं गया। बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। जहां आग हो उसको कंट्रोल करने वाला पानी, कभी कभी मट्टी से भी आग को कंट्रोल कर सकते। कभी समझो कई जगह पे आग लग रहा है, थोड़ा मट्टी डाल दो बुझ जाएगी। अगर कसीर मिकदार में यानी कसरत से या बहुत ही तादाद में या बहुत ही वॉल्यूम में अगर आग है तो आप कितने भी मट्टी डालो नहीं बुझते। ले एक दर्जा 1st डिग्री 2nd डिग्री तक सर्द खुश्क, याद रखो, मट्टी सर्द खुश्क से इलाज कर सकते। अगर मजीद हो गए तो सर्द तर की जरूरत पड़ती है। इसलिए 1st डिग्री मैनेजमेंट में, जैसे कि अर्टिकेरिया के लिए सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है शरबत खसखस या सफूफ किसमिस, दोनों का मिजाज सर्द खुश्क। जवारिश आमला, जवारिश आमला, जवारिश शाही, जितने भी आमला मशरूब आमला, ये सब 1st 2nd डिग्री की सर्द को, ये सब चीज से तुम तमाम एलर्जिक मैनिफेस्टेशन को दूर कर सकते हो। एक्सट्रीम केस में एक्सट्रीम के हिसाब से तो थोड़ा दे सकते हो। गौदंदी, यस 100% अब्दुल्ला, गौदंदी ऑल्सो सर्द खुश्क। अब मैंने बताया कि फूड के थ्रू भी हिस्टामिन बढ़ सकते हैं। अब तो हम लोग देखेंगे कि असबाब सित्ते ज़रूरिया के हिसाब से इसमें क्या क्या सफरा बढ़ रहा है। हवा की वजह पे सफरा बढ़ सकते, ऐसी ममालिक में ऐसी जगह पे सफरा बढ़ता है, हीट स्ट्रोक होता है, लू लगता है, कुछ लोग लू भी लग जाता है सफरा बढ़ने से, सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं, मौसम के हिसाब से, हवा के हिसाब से। माकूल और मशरूब में ज्यादातर नॉन वेज, बड़े का गोश्त बहुत लोग को एलर्जिक होता है, इसलिए मैं हमेशा कहते हैं मटन पूरा अक्का बकरा खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब। चिकन और बीफ से बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है। मछली, बहुत सारे मछली, बांगड़ा मछली खाने से बहुत अर्टिकेरिया होते हैं, कुछ तो बांगड़ा आता है, और छोटे छोटे कुछ मछलियां तो उससे आते हैं। कुछ लोग झींगे से बहुत खतरनाक एलर्जी होता है, लॉबस्टर से होता है, शेल फिश बोलते हैं जिसके अंदर शेल हो, उससे भी होते हैं, कभी अंडे से होता है, जिसके सी फूड के अंदर, या सी फूड के हर सी फूड में नहीं, कुछ सी फूड अच्छे भी, सी फूड के अंदर स्टेडिन और इसमें हिस्टामिन कन्वर्ट होने की चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसको बोलते हैं डिसबायोसिस। कुछ फूड आपकी स्टोमक में जाने के बाद में वहां गैर तबई हाजिमा हो गया मैदे के अंदर, क्योंकि हाजिमा के लिए जितना एंजाइम के अलावा बैक्टीरिया भी काम करता है। कमेंसेल्स बोलते हैं बैक्टीरिया सड़ाता भी है, अल्लाह ताला ने बनाया उस मखलूक। उस बैक्टीरिया की वजह से भी कुछ लोग को हिस्टामिन बढ़ता है। इसीलिए टिन फूड, जो प्रिजर्व फूड है, जो फ्रिज में रखा हुआ फूड है, या बासी फूड खाने से भी कुछ लोग के अंदर हिस्टामिन बढ़ जाते हैं, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बढ़ जाते हैं। कुछ लोग को गेव से भी, मैंने देखा बहुत लोग गेव के अंदर या कुछ उसके अंदर ग्लूटिन, जो मैदा वगैरह में ग्लूटिन रहते हैं, वो भी एलर्जी क्रिएट करते हैं। कुछ चॉकलेट के अंदर कोको, जिसके अंदर कोको ज्यादा है, उससे भी हिस्टामिन बढ़ता है। तो याद रखो, ये असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंदर माकूल और मशरूब के थ्रू बढ़ते हैं, जिसमें मेन चीज हवा, माकूल और मशरूब, और एक जागने से, रात में ज्यादा जागने से भी बॉडी के अंदर हिस्टामिन बढ़ता है। पूरी दुनिया की ग्लोबली आज एक फैशन बढ़ गया, दिन में सोना, रात में जागना। दिन क्या है? सन है, सफरा है। रात क्या है? मून है, कमा, ठंडा है। दिन की बर्बादी रात में हमको आबाद करता है, कि रीजनरेटिव प्रोसेस रात में होते हैं और डीजनरेटिव प्रोसेस होते हैं दिन में। तहलील दिन में होते और एक्यूमुलेशन होते हैं रात में। एक्यूमुलेशन होने के लिए, सही होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। तो ये भी याद रखो,
जो भी आईटी में काम करता है, रात भर जागता है, उसको भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन का ज्यादा होना जरूरी है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ के ताल्लुक से आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, उसकी अलामत भी, तो मरीज अगर पूछे हम लोग क्या क्या एहतियात करो, तो सफरा बढ़ने के लिए असबाब जित्ते जरूरिया के हिसाब से एक नजर दौड़ा वो हिसाब से बोल के देखो, परफेक्ट बता सकते। नहीं तो तुम क्या बोलेंगे, तुम बड़े का गोश्त मत खाओ, सिगरेट मत पियो, कॉफी मत पियो, चाय मत पियो, बस खत्म हो गया तुम्हारा स्टामिना। ऐसा मत बोलो। कभी कॉफी हो सकता है, कभी चाय हो सकती है, जरूरी नहीं कुछ बोलते मैं बहुत चाय पीता कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो कॉफी बहुत पीता मुझे आराम मिलता है बोलते। तो याद रखो, ये बेसिकली एलर्जिक मैनिफेस्टेशन का मेन वजह सफरा है। तो मुअद्दिलात, मुसक्किनात, मुबर्रिदात, ये सब इस्तेमाल कर सकते, याद रखना। इसमें मैंने बताया फर्स्ट डिग्री में कोई भी एलर्जिक में, तो अभी आजकल बहुत सारे बच्चे आते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस लेके, मतलब स्किन ड्राई हो गया, कहीं खुजाते रहते हैं, उसके साथ बच्चे देख के एकदम वहां परेशान रहते हैं। ज्यादातर मैंने देखा दुबई की बच्चे जो हमेशा एसी में रहते हैं, जिसको स्वेटिंग में रहते, वो एटोपिक को भी आजकल एलोपैथी में ये सफरा भी कहते हैं इसके अंदर। तो लोग भी एंटीहिस्टामिन देते, नींद की गोली देते, उसमें मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला शरबत खसखस में। शरबत खसखस 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून बीडी, बेहतरीन रिजल्ट विद कुर्सकुस्ता गौदंदी। बाकी मशरूबे आमला है, जवारिश आमला है, जवारिश शाही है, ये सब चीज फर्स्ट डिग्री के लिए, फर्स्ट सेकंड डिग्री। सीवियर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन अगर होगा, सर्द खुश्क अदविया लेके गौदंदी से ड्राई कफ भी होता है। सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री है एक्चुअली। वो गौदंदी इज बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक किस्म का वो पत्थर है वो एक्चुअली। एक्सट्रीम खुश्की की वजह से भी होता है, कौन सी जो खांसी आते हैं ड्राई कफ, वो भी हिस्टामिन की वजह से होते हैं। एंटीहिस्टामिन दे, कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग जीपी वाले, खांसी शुरू होते ही जो अनपढ़ जीपी फट करके एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते। एंटीबायोटिक लास्ट रिमोट है, लास्ट रिसोर्ट है वो। तो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, एक एंटीहिस्टामिन देते, एक एंटीबायोटिक दे देते, और एक एंटी मतलब कोडीन जैसे सप्रेशन दे, 3-4 जगह से गोली मार देते हैं। तो सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री के अंदर हमको सर्द खुश से काम नहीं चलेगा, हमको सर्द तर चाहिए, पानी चाहिए आग बुझाने के लिए। तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, काइनिल सिरप है, बेहतरीन एंटी सफरा है, बेहतरीन एंटी सफरा है। और शरबत तमरलिंद, जवारिश तमरलिंद, जवारिश सफरा शिकम, ये सब चीज देने के साथ साथ शरबत दीनार, शरबत आलू बुखारा, रिपीट करो बोल रहे, शरबत तमरलिंद, जवारिश तमरलिंद, जवारिश सफरा शिकम, शरबत आलू बुखारा। आलू बुखारा बेहतरीन चीज। ये बहुत सारे चीज याद रखने की जरूरत, 2-3 याद रखो, एक नहीं है तो एक उठा के देने के लिए। इसमें एक चीज याद रखो, ये देने से फौरन उसको एलर्जी मैनिफेस्टेशन सही हो जाएंगी। साथ में एक सबब का भी इजाला करना जरूरी है। तो अक्सर याद रखने का, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में मैदा और जिगर का इस्लाह, यस जवारिश अनाराइन 100% मोहम्मद नासिर जवारिश अनाराइन है, जवारिश अनार तुर्श है, जवारिश अनार शीरीन है, शरबत अनार तुर्श है, सब जितने भी तुर्श अशिया, कुछ नहीं तो कैरी को तोड़ तोड़ के जूस बना, आजकल कैरी का सीजन है, सुबह शाम जूस बना कि पियो। अगर यंग जनरेशन का एक हकीम अगर मरीज को बोलेंगे तो हंसेगा, ये तो इतने बड़े डॉक्टर के पास गया, तो वो बड़ा हमको डॉक्टर सिकंजेबीन भी है, वो बोल रहे कि ये हमको आफ्ताब जुबेर सिकंज में, वो डॉक्टर बोला यार इतना हम लोग नाम सुन के गया, डॉक्टर ने दवा नहीं दिया, डॉक्टर ने बोला तुम इमली का पानी पियो या आम का ये पियो, पन्ना पियो, हंसने लगेंगे। एक छोटा सा वाक्य मैंने और एक बार दोहराता, एक कहानी नहीं, एक वाक्य जो मेरे साथ हुआ दुबई में। एक अरब पेशेंट आया, वेरी रिच फैमिली के, अटिकेरिया लोग गया, लंदन अमेरिका गया, सेट्रिसिन एक्टिवेट ये खा खा के थक गए।
मैंने बोला मैंने आपको एक दवा लिख के देता हूँ, आप खुद बनाओ बोला। तो मैंने सफूफ किसमिसी का बताया हुआ नुस्खा बताया, तुम ये मैं है 15 दिन तुम इस्तेमाल करो। तो वो खुशी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह बोल के सब लिखा चले गया। 15 दिन के बाद में मेरे क्लिनिक के सामने ग्लास का डोर है, लिफ्ट दिखता है वो। तो मैं ऐसा फ्री में बैठा था, पेशेंट नहीं था। अचानक एकदम कमरा ब्लैक हो गया। मैं बोला ये क्या हो गया, बादल तो नहीं। देखे तो लिफ्ट में से उतर के बहुत सारे बुरखे वाले औरतें। हरा, मैं बोला बाबा कुछ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरब लोग की एक आदत है, अगर उनको अच्छा लगा या तुमको आंख उठा के निकाल के दे देंगे, नहीं तो उसको उल्टा है, पठान लोग के जैसे खा लोगे। मैं बोला अजमल या तो यहाँ से भागो। फिर मैं जरा गौर से देखा, नहीं 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 अजमल भागो मत, हकीम साहब थोड़ा रिलैक्स रहो, सबके हाथ में थैली वगैरह गिफ्ट जैसे चीज लग रहा है, कुछ तो कुछ समथिंग इज। तो मैं जरा खुशी खुशी बैठा। तो मैं आ रहा, इतना बड़ा राइटिंग मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, सलमान मैं देख रहा। तो आके बैठे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब सुबहान अल्लाह, सब लोग मिलके बोल रहे डॉक्टर साहब जब से आपने दवा बना के कहा एक दाना निकले नहीं, हमने सब कुछ खाया कोई एलर्जी नहीं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला ये सब चीज आप लोगों का है, यानी कि तुम्हारी फिलोसफी अरब लोग का, शेख इब्न सीना बेतार अय्यान से। तो अरे ये भी जानते हैं, हम लोग मदरसा में पढ़े थे इब्न सीना के बारे में, जाबिर, लेकिन डॉक्टर साहब हिंदुस्तानियों के हमारे पूरे लोग को जानता है। बोले ये सब हम लोग ने तुम्हारे से चोरी नहीं किए, तुम लोग ने इधर उधर फेंके थे, हम लोग ने उठा के इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका में तकरीबन 400-500 मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, उससे ज्यादा मेडिकल कंपनी भी है, तुम लोग को कोई खबर ही नहीं। फिर बहुत सारे गिफ्ट है, वो अख्तर वो, फिर बाद में एक लिफाफे में 6,000 दिरहम यानी कि इंडियन रुपीस 1 लाख। बोला डॉक्टर साहब ये किसी को हदिया दे दो, मैंने नियत रखे थे। बोले सिर्फ किसमिस से उसके अटिकेरे फॉर एवर। उसके बाद में वो मेरी फैमिली फ्रेंड हो गए, पूरी अरब फैमिली मेरे घर पे आते, इधर रुकता है केरला में अक्सर आते रहते, मैं उनके घर पे जाते, उनकी फार्म हाउस में जाते, इतना मतलब एक फैमिली रिलेशन हो गया। अब मेरा कहने का मतलब, अगर अगर शुरू शुरू में अगर परफेक्टली आपने अगर ट्रीटमेंट की, खास याद रखना ये जो सफरावी इश्यूज बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेशन भी करता है अगर तुम लापरवाही किया। फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया वगैरह, अगर आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये कुत्ता भुगते जा रहा है, तो कभी कभी क्या होते हैं मालूम, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्रिएट कर सकते हैं, ये हेपाटोटॉक्सिक हो सकते हैं, ये नेफ्रोपैथी में लैंड अप हो सकता है। क्योंकि ये सफरा है, ये तफर्रुक क्रिएट करता है, ये तोड़ फोड़ करता है। शुरुआत कभी ये हो सकती, तो इसीलिए वो शुरुआत भी इतनी जोर से कर लेते ताकि तुम उसमें ध्यान दे के उसको सेटल करो। अब बहुत सारे चीज ऐसा है कि जैसे खट्टी चीज से तुम खुद बना के भी दे सकते, जरूरी नहीं कि तुम, अगर इमली है घर पे इमली दे सकते हैं, इमली में से थोड़ा सा करके थोड़ा पानी डाल के दे सकते, सिरका दे सकते। लेकिन ये सब मुद्दिलात इस्तेमाल करने के बाद भी अगर मास्ट सेल एक्टिवेट हो रहे, उसकी एक वजह ढूंढो। जिगर में कहीं ना कहीं हिद्दत तो नहीं बढ़े, ये बार बार कोई उल्टा सीधा शराब या कोई चीज खा खा के इसकी मास्ट सेल को एक्टिवेट करके हिस्टामिन रिलीज कर रहे, वहां तो रोकना चाहिए ना। जो ऑलरेडी रिलीज हो वो हिस्टामिन को हम सही कर रहे हैं, कि एलोपैथी दवा डॉक्टर के जैसे। तो फिर वो बोलेंगे डॉक्टर साहब आपका भी दवा खाने से आराम है, उनका भी दवा खाने से आराम है, लेकिन आपका भी दवा बंद करने से वापस अगर आ रहे। इसमें सिकंजेबिन का रोल क्या है, एक अच्छे सवाल किया। सिकंजेबिन बेसिकली पुराने जमाने में एक घर के ड्रिंक्स था वो। क्या है, घर का ड्रिंक्स हर जगह पे पीता था वो। खासतौर से ईरानी लोग की पुराने होटल में जाओ तो सिकंजेबिन मिलता है, खासतौर से फूड पॉइजनिंग में देता था उन लोग, सफरा की वजह से अगर लूज मोशन हो रहा है या दूसरा एंडी सफरा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है, जिस घर पे सिरका है उस घर पे कोई बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब आप सिरका ला के घर पे ला के रखो, उसको वो नहीं मुराद। इससे मुराद सिरका एक जबरदस्त जिगर को इसलाह करने वाली चीज है। वो सिरका बेसिकली अल्कोहल का एक ग्रुप है, वो अल्कोहल बड़ा ओके 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 फिर सिरका बनता है। पहले वाइन, फिर वो अल्कोहल बन जाते, फिर उसकी लास्ट स्टेज है सिरका।
तखमीर के बाद, जैसे हम लोग ताड़ी पीते, ताड़ी ताड़ी का भी डिफरेंट स्टेज है। जो फ्रेश ताड़ी होते हैं, जो सूरज की रोशनी निकलने के अंदर मीठा रहते हो, वो पी सकते हैं। उसके अंदर फर्मेंटेशन होने की वजह से उसके अंदर फिर ये आ जाते हो। तो सिकंजेबिन आजकल एसेटिक एसिड, नॉर्मली हम लोग जो सिरका सिरका बोलते हैं, जो मजनूई सिरका जिसको कहते हैं, उसको एसेटिक एसिड कहते हैं। हम जो सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। सिरके को खल कहते हैं अरबी में, खल तबई कहते हैं अरबी लोग। खल तबई का मतलब ऑर्गेनिक नेचुरल सिरका, नॉट मजनूई। मजनूई मतलब इंडस्ट्रियल सिरका जो हम लोग अचार में इस्तेमाल करते हैं, जो मॉडर्न अचार। रियल सिरका बनता है, अंगूर से बनता है, गन्ने से बनता है, उन्नाब से बनता है, जामुन के सिरका। सब पुराने किताबों में बहुत जिक्र है सिरके की। आजकल इंसान के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो टाइम लगता है बनने में। सिरका 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगता है उसको बंद करके रखो। पब्लिक के पास इतना टाइम क्या, पब्लिक को बॉटल लेके टक करके तोड़ो, उसके अंदर धुआं निकलना चाहिए, पीना चाहिए, फेंकना चाहिए। इंसान इतना तो हम लोग इंशाल्लाह यार, मेरा बड़ा प्रोजेक्ट चालू है अरमस का हेल्थी हैबिट्स बोल के प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके अंदर गन्ने का, नारियल का सिरका लक्षद्वीप में बहुत मिलते हैं, वहाँ बहुत फेमस है नारियल का सिरका। नारियल की पानी से बनता है वो। तो सिकंजेबिन एक्चुअली जो सिरका और शहद और लींबू का, सिकंजेबिन नैना है, सिकंजेबिन लेमोनी है, अरमस का बनता है, वो बेहतरीन चीज है सफरा को तोड़ने के लिए। और मैंने अभी रिसेंटली एक सिकंजीबिन बनाया। यहाँ का 2-3 फिल्म स्टार, जो लीडिंग टॉप मोस्ट फिल्म स्टार को दे दिए थे, तो लोग बहुत क्रेजी हो गए थे। अभी भी वो फिल्म स्टार मुझे कॉल करता है, वो ड्रिंक्स बहुत अच्छा था, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो गया था। क्योंकि ये सिकंजीबिन जिगर का इस्लाह करते, ये मुकव्वी जिगर है। जिगर के अंदर कुव्वत नुफूस को बढ़ाता है। क्या है? कुव्वत नुफूस में हज़्म कब्दी के लिए सबसे बेहतरीन चीज है सिकंजेबिन। तो सिकंजेबिन खुद वो अपने किताबों में है, उसमें बना के देखो, बेहतरीन सिकंजेबिन। उसमें पुदीना डालो तो सिकंजेबिन नैना हो गया, नींबू डाल दिया तो सिकंजेबिन लेमनी हो गया, सिकंजेबिन सादा है। अगर अगर सपोज इसमें अलाउद्दीन अगर बना रहे तो सिकंजेबिन अलाउद्दीन का नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज, सिकंजेबिन अब्दुल्ला, ये सब चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई बहरहाल मेरा कहने का मतलब, कुछ भी हम पढ़ते हैं, घूम फिर के बोलते हैं ना, घूम फिर के भोपला चौक। कुछ भी हम पढ़ो, घूम फिर के हम अपने मुद्दे की तरफ अगर आ रहा है, इसका मतलब सही पढ़ाई चल रहा है। पढ़ पढ़ के घुमरा होके दूर जा रहे तो पढ़ाई नहीं, पढ़ पढ़ के अपने मुद्दे की तरफ आ रहे, दैट इज द रिसर्च। पढ़ पढ़ के अपने मुद्दे की तरफ वापस अपनी तरफ आ रहे, दैट इज द रिसर्च। पढ़ पढ़ के अपने से अगर दूर जा रहे, वो रिसर्च नहीं है, वो खाली नेमिंग है, लेबलिंग है, वो दुनिया के सामने दिखाने की चीज चल रही है। तो याद रखो थोड़ा सा। और मैंने खाली ये पूरी, अगर तफसील में उतरेंगे तो अपने 1 साल भी लेक्चर लेना पड़ेंगे, क्या क्या सफरा का आदाब क्या है, क्या क्या ये है। मैंने एक बार लेक्चर भी बताया था, नाक में डाल के भी कुछ लोगों को सफरा निकालता है वो, उसमें मैं एक बार तफसील से एक बार जिक्र किया है लेक्चर में, वो अभी वापस उसको दोहराना नहीं चाह रहा। वो कोई पुरानी मेरे जो रिकॉर्ड किया तो उसमें से देख सकते। तो ओवरऑल याद रखो, सफरा के बारे में रिसर्च करो। यहां तक के ये तो आपके रिसर्च की, आजकल में अलग रिसर्च चल रही है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर कुछ इनबैलेंस्ड है, तो उस एरिया की वाइब्रेशन के अंदर भी सफरावियत बढ़ता है। याद रखो, पॉइंट नोट करके रखो। साउथ ईस्ट में अगर आप कोई ऐसी चीज लाके रखिए जो सफरा की अगेंस्ट हो, तो आपको तकलीफ बढ़ेगा। डिस्टर्ब अगर कर दिए, या उसका उल्टा भी है, वो भी लिख के रखो। नॉर्थ ईस्ट साइड में भी अगर डिस्टर्बेंस है तो भी सफरा की इश्यूज, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैं सफरा की एक्सट्रीम बता रहे। सफरा याद रखो आग है। आग से क्या क्या तकलीफ है तो क्या क्या बोल सकते, उतना आग से फायदा भी है। क्योंकि स्टेमिन इज
नर्व ट्रांसमीटर है, इन्फ्लेमेशन में काम करता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करता है, लूज मोशन में वही काम करता है, डायरिया में सफरा काम करता है, वैसोवैगल शॉक में वही काम करता है, बीपी लो वही करता है, बीपी लो करके आदमी चक्कर आके उसी वजह से गिरता है, आंखों के सामने ब्लैकआउट होना सफरा, माइग्रेन सफरा, गुस्सा आना सफरा, चिड़चिड़ापन सफरा, धूप और रोशनी, बदबू से चिड़चिड़ापन सफरा, आवाज से चिड़चिड़ा सफरा, सफर किया तो उल्टी हो रहा है सफरा, कुछ मसालेदार चीज खाए तो बेचैनी होना सफरा, नींद डिस्टर्ब हो गया तो दिमाग में अंदर फॉगिंग, दिमाग काम नहीं चल रहा है सफरा, मतलब एंग्जाइटी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है सफरा, जल्दबाजी, कोई डिसीजन ले रहे सफरा की ज्यादती, कुछ सोच रहा नहीं, समझ रहे क्या बोला, बाद में पछता रहे सफरा, पाल्पिटेशन हो रहा है सफरा, खुजली हो रहा है सफरा, मतलब आप कसरत प्याज सफरा, एयर फॉलिकल खुल गया, पसीना ज्यादा मिल रहा है सफरा, पसीने से बदबू आ रहा है सफरा, यूरिन से ज्यादा बदबू आ रहा है सफरा, पखाने से ज्यादा बदबू आ रहा है सफरा, आंख ड्राई हो रहा है सफरा, इतनी सारी बीमारी तो गिन सकते। तुम बोले बाबा यार मैं ये सफरा को अगर पहले सीखता हूँ, ये सफरा को कैसे बांध के रख सकता हूँ, तो पूरी मेडिकल फील्ड में 25% डिजीज तुमने बांध लिया, मास्टर हो गया, इसको बोलते हैं मास्टरी। वैसे एक एक हेल्थ की मास्टरी हासिल करो। अगर तुम एलर्जी बोल के हर बार आपको वो पूछना पड़ेंगे व्हाट्सएप से, एक आदमी रिपोर्ट भेजते, पब्लिक क्या करते, कट 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 पेस्ट कर लेते, नीचे लिखते रहनुमाई फरमाइए। रहनुमाई तो हम फरमा सकते हैं कि रहनुमाई मतलब वो जो रिपोर्ट फाड़ डालो। सबसे आसान रहनुमाई वही, अगर वो रिपोर्ट आपको परेशान कर रहे तो रिपोर्ट को फाड़ डालो। अरे भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम एक फिजिकल बॉडी है, तुम्हारी मरीज को फलाने प्रॉब्लम हो रहे, ताकि मैं ये सोचू ये सफरा भी है क्या, दम भी है कि, इतना तो बोलूं बाबा कम से कम तुम खाली वो मशरूब आमला ले लो, बाद में अपन देखेंगे, बाद में हम देखेंगे बोल के पेशेंट को बेचते, ये मशरूब आमला से अच्छा हो जाते 95% लोग भी। बोलना है कि पेशेंट को बोलना बाद में अपन तफसील से इलाज करेंगे, आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुम एक काम करो पहले शरबत पी लो, तो पेशेंट 15 दिन के ना जाना, वो 15 दिन में शरबत पी के अच्छा हो क्या जाए डॉक्टर साहब, वो जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हम तुम हमारी बॉडी में जितना फ्लूइड है उसको निकाल डालेंगे, सब चेक करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो 15 डेज के बाद। अब तो ये जो है ना, एक मशरूबी आमला और एक माजून देता, ये पाउडर देता सफूफ किस्में से, उसको खा लो, बाद में अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग मांगता है तो क्लोज कर लो, किसी को कोई सवाल जवाब की अगर है जरूरत पड़े, क्योंकि ज्यादा तो ज्यादा वो इस्तिफराग हो जाएंगे, जितना आपको कोते मासिका था वो कैपेसिटी कम हो गई, कोते दाफिया का शुरू हो गया, धीरे धीरे 103 था, अभी 98 डॉक्टर हो गया, फिर 90 जितना 97 हो गए, बढ़ते जाएंगे। चलो थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए। सर एक क्वेश्चन था। सर साहब 1 वीक पहले आई हैड स्वेलिंग, सडनली स्वेलिंग आ गया था पूरी बॉडी में, इट वाज एक्सेसिव, मतलब मेरा लिप भी ड्रूप होने लगा था, इट वाज वेरी एक्सेसिव, लाइक कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में जैसा होता है ना वैसा स्वेलिंग आया था, एंड आई कुड नॉट फाइंड आउट एनी रीजन, ओनली स्वेलिंग नथिंग एल्स, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 14 टाइम्स 18 टाइम्स आई वाज गोइंग। Okay. And there was no finding. I was admitted for 3 days in the hospital, and there was no Which finding. part you got that? Which part? All over my body, sir. All over. That is big. Hello, sir. You are not audible, sir. आपकी जो इस्तेमाल किया, ये जो प्रॉब्लम हुआ आपको, Yes, sir. as per your explanation, as per my thinking, like it is most probably it is act of safra. Okay, sir. Okay. So उसमें you need या either सिकंजेबिन 2 teaspoon BD with जवारी शर्मस या सफूफ किसमिसी, Okay, sir. या you can have मशरूब आमला and जवारी शाही,
एंड किसनिसी। कभी कभी याद रखो, एक चीज आपको ऐड करता हूँ, खमीरा मरवारिद भी बेहतरीन काम करता है। क्यों ओके मालूम? सर। सूरह यस सर। रहमान में खास जिक्र है लुलु व मरजान के ताल्लुक से। ओके, यूनल का ऑल्सो वेरी गुड, यूनल का ऑल्सो, ये यूनल का उसी के लिए बना है, सफरा के। तो कुरान में हर जगह पे, दो तीन जगह पे लुलु व मरजान को नियामतों में शुमार किया। ओके सर। तो मैंने सोचा कि अगर सोना है तो महंगा महंगा है, तो हमारे लिए नेमत है, तीन है, जेत है, अंजीर है, सब हमारे लिए खा सकते हैं, नेमत है। लेकिन ये मरजान है, कोरल है, उसको क्या फायदा है, कोई महंगा नहीं। तो मैंने उसके मिजाज के ताल्लुक से गौर किया, उसका मिजाज जो लुलु का या मरवारिद का, सबका मिजाज, सदफ का मिजाज सब सर्द खुश्क है, फर्स्ट डिग्री। ओके सर। और ये सर्द खुश्क डिग्री क्या क्या कहा करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये स्किन को अच्छा करता है, ये दांत के लिए अच्छा है, ये बोन के लिए अच्छा है, ये क़ुव्वत मनात को बढ़ाने के लिए अच्छा है, ये नज़ले के लिए अच्छा है। ये मतलब मैंने जब गौर किया, फर्स्ट डिग्री सर्द खुश्क दवा उस जगह पे ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज में बहुत बेहतरीन काम करता है। तो आपको खमीरा मरवारिद भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये, और मरजान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। ओके, आप ओके सर। खाली अगर सपोज इन केस अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसके अंदर एक साइंटिफिक तस्दीक की जरूरत पड़ रहा है, तो आप आजकल इधर तो हिंदुस्तान में नहीं है, इसके अंदर ये स्टेमिन की जो क्वांटिटी नापने की तरीका, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन अगर चेकअप कराया तो वो ट्रिप्टेस का एक टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है, उससे हमको समझ में आते हैं वाकई हाँ मेरे अंदर स्टेमिन का कुछ स्टिमुलेशन हुआ, मे बी लाइक। कभी कभी जो पेशाब बार बार आते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं, कि ब्लैडर के अंदर एक तहरीक आ रहा है वो। ओके कभी भी हम लोग डरता है ना, डरने के अंदर पेशाब क्यों करता है, वो भी एक न्यूरोजेनिकल इफेक्ट है वो। तो आपके अंदर आप कोई भी, जैसे आंवला हो या कोई भी आलू बुखारा हो, अनानास हो या ककड़ी हो, या कोई भी ऐसी चीज खाओ जो सफरा को निकाल के, या सॉरी तादील करे। ओके डॉक्टर? यस सर। सर माजून फलसफा इज नो नो नो, नॉट माजिन बैड। फलासफा गर्म है। गरम सर। करंटली आई एम हैविंग सोर थ्रोट कफ, सो कैन आई टेक सब? आपके लिए सबसे बेस्ट ऑर्थोरोट, अगर सफरा का शिकायत है तो इत्रिफल किस्मिसी 10 ग्राम एट नाइट, ओके। अब किंकार 2 बीडी, ओके सर। और एक थैंक वन यू। अब्बे शिफा बीडी, वन अब्बे शिफा 1 बीडी, बस खलास। अभिषेक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। सर हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे फाइब्रो एडिनोमा के रिलेटेड यूनानी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, और साथ ही मुझे एक थैंक्स भी बोलना है कि मैंने आपसे फंगल वार्ड्स के लिए पूछा था, और जो ट्रीटमेंट दिया था माशाल्लाह इतना इफेक्टिव रहा कि पूरी तरह से, इंशाल्लाह मैं बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस एकेडमी फॉर गाइडिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, फाइब्रो एडिनोमा बेसिकली इलाज करने से पहले उसकी माहियत को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। माहियत का मुराद व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ। सिस्टिक है सर, सिस्टिक जैसे बोलते हैं ना, सिस्टिक को व्हाट। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग को सिस्ट बोले तो नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ सिस्ट। Sometimes it is like fibroid and it is like a mass blood, यानी कि लोहे की लोथरे के जैसे रहते हैं। ये सब उसकी माहियत से समझ में आते हैं हमको क्या प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास एक, कल हमारे यूनानी के ग्रुप है, मल्लूस कैफियत बोलते, यूनानी में मलबारी की ग्रुप है मल्लूस कैफियत, उसमें कैफियत वाले लेक्चर्स लेते रहते हैं। तो उसमें एक लड़के ने जो दिया कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो हेमाटोमा का सर, हेमाटोमा का आपने जो तो ब्रेन ट्यूमर में उसको अब अफसल कैप्सूल दिया, 6 महीना उसकी पूरी ट्यूमर कम हो गया, उसकी सिम्टम्स कम हो गए, लेकिन मरीज को मतलब यकीन नहीं हो रहा। तो वो फिर सर्जन के पास जाके, पुराने सर्जन ने सर्जरी करने के लिए ओपन किया, तो उसने बोला ये सब तो सूख गया, तुमने कोई दवा लिए थे क्या, पूछ रहा था। मतलब सर्जन ने फालतू में सर्जरी करी, सर्जन ने मान भी लिया। तो कभी कभी मेरे पास भी ये आते, तो अभी ब्रेन ट्यूमर के लिए दवा बोल के कोई नुस्खा रसूली के या कोई ऐसी नहीं मिलती, ये हमारी हिकमत रहते। तो मैं
जैसे कोई जगह पे बारी तरतब या ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से किस कैफियत की नुस्खा बांधना चाहिए वो हम खुद बांध सकते हैं नुस्खा। जरूरी नहीं कि मैंने अजमल ने बताया या कबीर निजाम की कोई किताब में हकीम अजमल, ये नहीं, नुस्खा हम खुद बांध सकते हैं इंशाल्लाह। अपनी जो फर्दर लेक्चर जो आएंगे आगे, जब तुम लोग थोड़ा बहुत कैफियत जानेंगे, मैं सब लोग को खुद दवा बनाना, नुस्खा बनाना, खुद की जरूरत के हिसाब से 4 खिल के एतबार से 4 दवा घर पे बैठ के कैसे बना के रखना, वो सब इंशाल्लाह फ्यूचर में। अभी से मैं ये नहीं कर रहा कि बाबा तुम ये नुस्खा खाओ, बनाओ, ये सुरमा बनाओ, आंख में डालो, तुम्हारी पथरी निकल जाएंगे, ये सब चीज साइंस सीखो। अभी इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम बेसिकली अफसल कैप्सूल या मेफ्सिल कैप्सूल जिसके अंदर करंजुआ है, मैं उसकी तफसील इसलिए नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट इसलिए बता, 2 BD चलाओ और अबिरसोत 2 BD, इत्रिफल सनाई 1.5 teaspoon at night, एंड इत्रिफल शायत्रा मॉर्निंग 1.5 teaspoon। ये दवा की वजाहत बहुत है क्यों दे रहे हैं, लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 1.5 घंटे से ज्यादा मैं तुम लोग का इस्तेमाल किया, अभी मैं ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा कि तुम लोग का भी मॉर्निंग वक्त डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके सर, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पेशेंट में 2-3 ऐसे अमराज होते हैं, कोई सर्द है तो कोई सफरा है, कोई दम है, मतलब 2-3 ऐसे अलग अलग मिजाज वाली बीमारियां एक ही पेशेंट में होती है, उसे कैसे ट्रीट करेंगे? अगर हमने सफरा को पहले ट्रीट करना चाहा तो जो बलगम से मर्ज हुए हुए हैं वो बढ़ जाते हैं उनमें। सुनो, हर आदमी में हर मिजाज रहता है, खालिस आग से सिर्फ शैतानी बना है, समझा, जिन्नात वगैरह नूर से बनी। हम लोग चारों मिजाज हमारे अंदर है, चारों मिजाज, चारों मिजाज या 4 खिलत। मैं सपोज एक इंतहाई सफरावी इंसान अगर है तो भी मेरे अंदर बलगम दम सौदा वो भी रहता है। कभी कभी क्या होते, वक्ती तौर पे मेरी सफरा बढ़ता है, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो हकीम साहब बोल सकते यार तुम्हारी कैफियत आजकल बहुत गर्म है, यानी कि एक हिसाब से तुम्हारी आजकल सफरा बहुत उरूज पे। कभी कभी मैं एक सफरा भी था लेकिन मेरा सफरा कम हो गया, मेरा बलगम की तरह नीचे चले गए, तो यार क्या यार आजकल तुम बहुत सुम रहते हैं, कहीं दिखता नहीं, बाहर भी नहीं आते। तो हम एक इंसान को ये बोल सकते, इसके साथ ये भी बोल सकते क्या यार आजकल तुम्हारे अंदर एक रुतूबी कैफियत नोट कर रहा हूं मैं, एक बरूदी कैफियत नोट कर रहा है, एक सुकूत चल रहा है, क्या बात है। तो ये हर इंसान में 19-20 चारों खिल के अंदर जैसे जैसे अपने म्यूजिक के अंदर वो सिग्नल निकलते रहते हैं। जब अपने पास कोई पेशेंट आता है, अगर पेशेंट को सबसे पहले ये पूछो मेरे पास तुम क्यों आया, अगर एक पेशेंट के पास 3 ब्लॉकेज है और एक किडनी स्टोन से परेशान है, तो बताए मुझे 3 ब्लॉकेज भी है, अब किडनी स्टोन, अभी मुझसे पूछने 3 ब्लॉकेज रहने दे उधर, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या बोल, मुझे ब्लॉकेज से कोई प्रॉब्लम, मुझे दर्द हो रहा है किडनी में, तो उसके ऊपर ध्यान दो। यानी कि जिससे उसको तकलीफ हो रहा है उसको मुकद्दम इलाज में मुकद्दम किया गया, बाकी शिरकी अमराज को बाद में। अगर समझो एक सफरावी मरीज को सफरा हो रहा है तो भी उसके लिए मुश्किल है, एक सफरावी मरीज को बलगमी अमराज हो रहे तो भी मुश्किल है, क्योंकि सफरा को मजीद गर्म हो गया, सफरा को मजीद बदल के चल गया, वो सफरा के हिसाब से रहना चाहिए। तो कभी कभी इसलिए हम लोग कभी सफरावी मर्ज में अब्बे कभी नौशादरी इस्तेमाल करता है, क्यों, अब्बे कभी नौशादरी गर्म है, अब्बे तिंकार गर्म है, अब्बे अजराकी गर्म है, क्यों देते, वो आदमी के अंदर जो होना चाहिए वो आदमी क्या है, अजमल नाम रखा है, वो दुनिया ने रखा है, उसको अल्लाह ने एक क्वालिटी रखा, तो क्वालिटी में 19-20 और उसकी एक वजह है। उस लिहाज से किस चीज को क्या तकलीफ हो रहा है उस हिसाब से ट्रीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बलगमी को अगर बलगमी अमराज हो रहे तो हम दवा क्या देंगे, सर दर्द दवा। अगर बलगमी को अगर बलगमी अमराज हो गया तो सर दर्द दवा मत दो, उधर सर्द खुश्क भी दे सकता है ना, खुश्की से भी इलाज कर सकते। ये 2 पहलू है हर जगह पे, समझने के लिए आसान तरीका बताता हूँ। मैं एक सफरावी बलगमी को, एक सफरावी मर्ज हो गया बलगमी को सफरावी, तो जाहिर सी बात उसको ऑपोजिट दवा दो। अगर एक बलगमी को दमवी मर्ज हो गए, दोनों में रुतूबत है,
अगर इसको तुम हार दवा दिया तो तकलीफ, तो वो हिसाब से, इसीलिए अल्लाह ताला ने हर जगह ज़ौजैन बनाए, यानी कि बलगम को तुम दो तरीके से इलाज करते, सर्द खुश्क से भी इलाज कर सकते, गर्म खुश्क से भी इलाज कर सकते। गर्म खुश्क से मतलब दालचीनी, जायफल, जावित्री, सोन, काली मिर्ची, ये सब क्या है, गर्म खुश्क दवा से तुम इलाज कर सकते। किसी को अगर गर्म, उसको वही गर्म खुश्क को अपन गर्म खुश्क के जगह सर्द खुश्क यानी अफ्यून, अब्बे नजला, बरशाशा, शरबत खसखस, उससे भी आप नजले को ट्रीट कर सकते, अगर मरीज की मिजाज आपके कहने के मुताबिक सेम मिजाज अगर है। दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर आपकी सवाल के लिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझा कि नहीं मालूम, वेरी इजीली अगर समझने वाले को याद रखने का, आपको बलगम का इलाज करने के लिए आपके पास दो चाबी है, गर्म खुश्क भी है, सर्द खुश्क, क्योंकि आप खुश्की से उसकी रुतूबत को कम करना चाहिए। सेम उल्टा भी है, सर्द तर भी है, सर्द खुश्क भी है, गर्म तर भी है, गर्म खुश्क भी है। अगर आप तरी से किसी को इलाज करना चाह रहे, रुतूबत देना चाह रहे मुरत्तब, तो आप गर्म तर से भी इलाज कर सकते, यानी कि खून को बढ़ाने वाले चीज। एट द सेम टाइम्स बलगमी से भी आप इलाज कर सकते, क्योंकि वो बारिद रतब है, ये गर्म रतब है, दोनों में रुतूबत है। तुमको ये रुतूबत से अगर आपका मतलब है उसको तरी पहुंचाना, उसको सोरियासिस को इलाज करना है, तो आपको गर्म तर दवा चाहिए। लेकिन मरीज को गर्म तर दवा दिया, सौदावी अमराज है, मरीज अगर समझो बलगमी है, तो अगर समझो अगर सर दर्द दवा देंगे आपको, उनको नजला बढ़ेंगे, तो आपको उसकी जगह गर्म तर दवा दो, ताकि गर्मी उसकी सर्दी को छेड़ा न करे, साथ साथ उसको ये बेहतरीन एक समझो चेस का खेल है, वो बारीकी है, तकवा चाहिए, इसमें बहुत बड़ा तकवा चाहिए। तकवा है नहीं बोल रहा मैं, तकवा इसीलिए चाहिए कि मरीज को मैं ये नहीं मेरे पास दो ऑप्शन अल्लाह ने दिया, गर्म खुश्क भी है, सर्द खुश्क भी है, गर्म तर भी है, सर्द तर भी है, याद रखो। इट्स वेरी इजी। थैंक यू, आई होप यू आर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन आंसर का सेशन के लिए एक अलग से अगर नाइट में कभी वक्त निकले तो हम उसका भी एक निज़ाम बनाएंगे, कि बहुत से डॉक्टर्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो दिल की भड़ास नहीं निकाल पाते छोटे से लेक्चर में। तो इंशाल्लाह महीने में एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन का भी एकेडमी आपसे रिक्वेस्ट करेगी। और दूसरी सर हम एक रिक्वेस्ट ये करते हैं कि सऊदी अरबिया की कई कंप्लेन है, हमारे हुक्मा हजरात, अगर हेल्दी वे हरमस डॉक्टर एकेडमी अगर सऊदी अरब में परमिशन लेके हिकमत को जिंदा किया जाए सर। सऊदी अरबिया में हमारे कई मरीज ऐसे हैं जिनको यूनानी दवाएं मुहैया नहीं होती, उस पर फिक्र करने की जरूरत है इंशाल्लाह। जी शर्फिया में मिलता है थोड़ा बहुत अंदर जैसी और फर्दर ये लेक्चर्स का फीडबैक जरा डाल देना। जी सर, जी सर। और कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको 9335277765 नंबर नोट कर लें। अगर सर से कोई क्वेश्चन फर्दर आपके जहन में है तो आप ग्रुप पर ऐड होकर 9 अपने अकॉर्डिंग वक्त के एतबार से आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि अभी वक्त कम है और हम लोगों के पास इस वक्त जो भी हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे प्रैक्टिशनर अपनी अपनी मसरूफियात में मुलव्विस होने जा रहे हैं, इसलिए हमने बीच में ब्रेक दिया, इसके लिए माजरत चाहेंगे। और ये नंबर ज़रूर नोट कर लें, इस पर आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और 9335277765 सर हमेशा सर हमारे लिए जिस तरह से वक्त दे रहे हैं, एकेडमी को जिस तरह से वक्त दे रहे हैं, शायद इससे पहले सर ने कभी किसी एकेडमी को इतना वक्त नहीं दिया, किसी खुद को भी नहीं दिया। हाँ, यही शेर हम कह देते हैं कि खुद से बात करने की मोहलत नहीं मुझे, ए रेडियो जरा संभल कर सुना अमीर की गजल, खुद से बात करने की मोहलत नहीं मुझे। तो ये सर का एक यही अंदाज है। और इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए,
आप जुड़े रहिए। साउथ ईस्ट जो सर ने बताया, इसको सर ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। कुछ लोगों की कंप्लेन है साउथ ईस्ट में सफरा का क्या नजरिया है। जी सर, ग्रुप पर ही इसको ऑडियो के जरिए सर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि सर की, हाँ बताएं अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं, वैसे इजाजत। हाँ सर से बात करना था मुझे सिर्फ। सर थैंक्स, आपने, मैंने जो रमजान के दौरान आपसे कहा था कि अरवा पे रूह पे लेक्चर बनाइए यूट्यूब पे, माशाल्लाह आपका लेक्चर बहुत बढ़िया रहा। बस इतना ही कहना था मुझे। और आखिरी में एक सवाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ सर, बस उतना कह के मैं माइक ऑफ करता हूँ। सर पिछले साल 1.5 साल से मैं आपके लेक्चर देख रहा हूँ, चाहे यूट्यूब पे भी और ये इस पे भी, कोई लेक्चर मेरा मिस नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अक्सर कहते हैं, ये सवाल एज ए स्टूडेंट सबके लिए, हमारे सबके लिए, आप अक्सर कहते हैं कि ये सफरा दौर है। आज सफरा की बात हुई, तो क्या हमारी दवाएं वो लेवल की है जो मॉडर्न मेडिसिन में, जो जिस तरह आर्टिकेरिया के लिए या दूसरे सफरावी अमराज के लिए, तो क्या अक्सर आप कहते हैं कि आगे आने वाला जो दौर है सौदावी है, गामा रेस के ऊपर आप काम करेंगे, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से हम कितने तैयार प्रिपेयर हैं? इतने 10-5 हजार अगर पेशेंट हम लोग अगर देख रहे यूनानी के, तो ये हमारे लिए बहुत मतलब ये होने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बस इतनी बात आपके सामने, भले आप वो ग्रुप पे शेयर कीजिए इसके ताल्लुक से, लेकिन वेरी थैंक्सफुल फिर कि आपने मेरे बात को रखे और अरवा के ऊपर बहुत बेहतरीन लेक्चर बने। इसका मैं आपने जो सफरा की दौर के हिसाब से इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर रखूंगा। वो जो रूह के ताल्लुक से मैं आपके कहने के ऊपर ही सिर्फ मैंने डाला, वरना मुझे क्या मतलब इसमें बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना लोग है कि इनका तो वारिस, उनकी तो खुद की अमानत है वो रूह और नफ्स और जान, ये सब हम लोग हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि बड़े बड़े मौलाना लोग की चीज है वो। इसलिए मेरे को उसमें उतरने में हिम्मत नहीं आ रहा था। फिर भी मैं चलो छेड़ दूं कोई बात को, ताकि मैं अगर गलत भी बोलेगा तो कोई ना कोई सामने आके मुझे इस्लाह करे। लेकिन अभी तक कोई छेड़ने के बाद भी सब लोग ऐसे किया बिगड़। अच्छा लेक्चर है सर, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक्स सर। इसका मैं जवाब दूंगा आपको व्हाट्सएप। जी जी ग्रुप पे डालिए सर। यस। ओके, जज़ाकल्लाह।